हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? चलिए, आज इस लेक्चर में 3 स्पेशल अनाउंसमेंट किए जाएंगे और ये अनाउंसमेंट क्या हैं, किसके बारे में है और आप इनसे कैसे जुड़ सकते हो, अभी आपको बताया जाएगा। इस लेक्चर के लास्ट में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन से रिलेटेड होंगी वो भी बताई जाएंगी। तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरशिप के लिए जो फिजिक्स के लिए होने वाली है, जो अक्टूबर में होने वाली है, उसके लिए हमने 2 वॉल्यूम टेस्ट सीरीज के अनाउंस किए थे और जो 2 वॉल्यूम था उनका, जैसा कि पहले वाले लेक्चर में बताया, उनका पैटर्न दोनों का अलग अलग था। दोनों जो वॉल्यूम था उसमें से पहला वॉल्यूम था, उसमें हमने आपको 23 टेस्ट प्रोवाइड किए और इन टेस्टों में टॉपिक वाइज टेस्ट शामिल थे। इन टेस्टों में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी थे और फुल लेंथ टेस्ट भी थे। तीनों को मिला के एक सीरीज़ तैयार किया गया था। ये जो वॉल्यूम 1 की टेस्ट सीरीज़ है, ये 2 शेड्यूलों के साथ आई। एक जो शेड्यूल थे वो था करीबन 9 जुलाई से और 9 अगस्त तक था। कहने का मतलब 1 जुलाई से लेके अगस्त तक का शेड्यूल था और दूसरा जो शेड्यूल था वो 12 अगस्त से और करीबन 12 सितंबर के आसपास का शेड्यूल था। तो इनका मतलब ये है कि ये वॉल्यूम 1 जो है वो 2 बार अनाउंस हो चुका है। ये इनकी 2 सीरीज़ जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं और ये दोनों सीरीज़ विद शेड्यूल, विद टाइमिंग, विद डेट कंप्लीट हुई है। कई सारे स्टूडेंट्स ने पहले शेड्यूल में टेस्ट दिए, जो पहले शेड्यूल में नहीं दे पाए उन्होंने सेकंड शेड्यूल में दिए और जो सेकंड शेड्यूल में नहीं दे पाए हैं उनके लिए आखिरी शेड्यूल अब इस वॉल्यूम 1 का अपलोड होगा, यह आपके लिए बताया जाएगा। इसके बाद इसका कोई शेड्यूल नहीं आएगा। जो लास्ट शेड्यूल है इसका वो होने वाला है 16 सितंबर से चालू और 16 सितंबर से लेके वो चलेगा 05 अक्टूबर तक। ये है आपके वॉल्यूम 1 का, किसका जी? वॉल्यूम 1 का नया शेड्यूल। ठीक है, ये वॉल्यूम 1 का शेड्यूल है। आप इसमें इनरोल्ड हो सकते हैं। इसमें आपको 23 टेस्ट मिलेंगे आपको, जैसा कि हम बता दिए और आपके सामने मेंशन भी है। जो टॉपिक वाइज टेस्ट है वो एक दिन में 2 होंगे और जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है वो एक दिन में 1 होगा। फुल लेंथ भी एक दिन में 1 ही होगा। जो टेस्ट सीरीज़ का वॉल्यूम 2 था और वो जो 2 है उसमें डिमांड पर कि सर हमारा इससे रिवीजन हो गया है तो फुल लेंथ, हाँ जी, वॉल्यूम 2 का जो फुल लेंथ वॉल्यूम 2 है उसमें फुल लेंथ टेस्ट थे और फुल लेंथ टेस्ट जो थे वो थे 10। स्टूडेंट ने 10 टेस्टों का वॉल्यूम 2 में प्रयास किया, कोशिश की या दिए। और ये जो शेड्यूल है इसका हमने आपको शायद 5 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में आपको बताया था, लेकिन इसका भी नए शेड्यूल हैं और इसके जो नए शेड्यूल हैं वो 2 हैं। आप चाहें तो आप किसी भी शेड्यूल में टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन ये आखिरी शेड्यूल है इनके, अब नए शेड्यूल वापस नहीं आएंगे। जो स्टूडेंट चाहता है कि सर मैं वॉल्यूम 2 से जुड़ना चाहता हूं तो वो 16 सितंबर से 25 सितंबर तक एक शेड्यूल रहेगा किसका? फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का। इसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है। और जो इसमें नहीं करना चाहता वो 26 सितंबर से 05 अक्टूबर तक इस शेड्यूल में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें फुल लेंथ टेस्ट हैं और आप इन टेस्टों को देके अपनी प्रिपरेशन को जज भी कर सकते हैं और एक स्किल और डेवलप करनी है जो हम अभी बात करेंगे। ये जो शेड्यूल है दोनों, ये आपको ज्वाइन कहाँ करने हैं? ये आपको ज्वाइन करने के लिए हम कई बार आपको बता चुके हैं। पीजीटी फिजिक्स पॉइंट पे आप इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और ज्वाइन करने के बाद आपको नॉमिनल फीस में ज्वाइन करवाया जा रहा है। 799 में ये ज्वाइन होगा और 699 में आपको ये मिल जाएगा। लेकिन एक बार हम वापस बताएं, जो कई बार बोल भी चुके हैं, ये शेड्यूल हमारे लास्ट हैं। अब इसके बाद टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल शायद ही आएगा। हाँ जी, हमको बताना था एक पॉइंट, वो ये था कि कुछ बच्चों की हमने कमियां देखी, क्योंकि जब बच्चे टेस्ट देते हैं
मतलब जो स्टूडेंट्स टेस्ट देते हैं तो उनका हम थोड़ा सा जज करते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट्स बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है। तो कई सारे स्टूडेंट हमको ऐसे मिले जो एक दिन में 5 टेस्ट दे दिए। तो भले ही वो 5 टेस्ट दे दिए होंगे, उनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि टेस्ट देने का जो पर्पज़ है केवल ये नहीं है कि आप अपनी प्रिपरेशन को जज कर लें, ये नहीं है कि केवल आप अपना फियर टेस्ट से देके ख़त्म करें, मार्किंग ज़्यादा लाएं, रैंक लाएं। इससे भी बड़ा इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि आप टेस्ट के साथ रुक कर, मतलब ठहर कर उनके क्वेश्चंस को एनालिसिस करो, उनके क्वेश्चंस को देखो, समझो। जैसे एक एग्जांपल से इस बात को समझाने की कोशिश करेंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। कोई भी टेस्ट पेपर है जिसके 40 क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल उसमें हैं, तो 40 क्वेश्चंस का मतलब क्या है? 40 क्वेश्चंस का मतलब है कि 40 टॉपिक, 40 टॉपिक उस टेस्ट पेपर में हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं होता कि एक ही टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आ सकते हैं। तो कुल मिला के 40 टॉपिक आपके टेस्ट पेपर में हुए। अब 40 टॉपिक टेस्ट पेपर में हुए और आप जल्दबाजी में क्या कर रहे हैं, केवल रैंक देख रहे हैं, ठीक ठाक सा आ गया तो टेस्ट पेपर को दोबारा देख ही नहीं रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। यदि ऐसा करना है तो फिर टेस्ट मत दो और ना तुम ज्वाइन करो। आपको क्या करना है, टेस्ट के साथ थोड़ा सा रुकना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल 40 में से आपने 25 क्वेश्चन ठीक कर दिए, कुछ नेगेटिव मार्किंग में हो गए और कुछ क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट ही नहीं किए। तो पहला तो आपको भी पता है, ज़रूरत हमें उन क्वेश्चंस की है कि जो सही होने चाहिए लेकिन गलत हो गए, तो उनको एक बार एनालिसिस करना चाहिए कि क्यों गलत हुए। और आपको हम कई बार बताए मिस्टेक्स हो सकती हैं, कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम कर सकता है और भी कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, वो आप जज कर लें। उसके बाद उन क्वेश्चंस को देखें जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं। मतलब देखने का तरीका क्या होगा, जो क्वेश्चन नहीं हुआ है उससे रिलेटेड टॉपिक में जाओ, जो भी आपने नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में, जहाँ भी आपने लिख रखा है उसको देखो और उस पूरे टॉपिक को पढ़ो। ऐसा नहीं कि उस क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है वही पढ़ के आए हो, ऐसा थोड़ी है कि उस टॉपिक में से वही क्वेश्चन आएगा, लेकिन उस टॉपिक को इस क्वेश्चन की हेल्प से पूरा पढ़ सकते हो। पूरा पढ़ोगे तो एक बार रिवाइज होगा। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी है, जो क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, जो क्वेश्चन आपने बिल्कुल ठीक किए हैं, उनके टॉपिक भी आप पढ़ें। हमारा इस बात को कहने का एक ही पर्पज़ है, जब भी हम रिवीजन करते हैं बचपन से लेके और अब तक, हमारे रिवीजन करने का फिक्स पैटर्न है। फॉर एग्जांपल हम ऑप्टिक्स का रिवीजन कर रहे हैं तो थिन फिल्म से लेके और लेज़र तक पढ़ रहे हैं एक साथ, जिस तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल हम 11th का रिवीजन कर रहे हैं तो यूनिट एंड डायमेंशन से लेके ग्रेविटेशन तक पढ़ लिए, फिर नेक्स्ट डे फ्लूइड मैकेनिक्स से लेके वेव एंड एसएचएम तक पढ़ दिए। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है आप कई बार इसको अपना चुके हैं। तो ये पैटर्न आपको क्या सिखाने और समझाने की कोशिश कर रहा है। और रिवीजन भी हम कैसे करते हैं, ऐसे पेजों को, मतलब थोड़ा थोड़ा, हाँ ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, लेकिन अभी आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आपकी आंखें उसको देख रही है, हाँ ये जानकार फॉर्मूला है, ठीक है, हम पेज चेंज कर देते हैं। लेकिन सोचो, एग्जाम पेपर में रैंडमली क्वेश्चन आएंगे, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मिसिंग ऑर्डर इन एन स्लिट डिफ्रैक्शन। मतलब एन स्लिट विवर्तन में जो मिसिंग ऑर्डर का फॉर्मूला है उसका न्यूमेरिकल आ गया तो आप कैसे करोगे। ठीक है, आपसे पूछ लिया व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रेंज ऑफ एनी प्रोजेक्टाइल मोशन। कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है, प्रक्षेप्य गति हो रही है, तो उसकी रेंज का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या है। इस तरीके से फ्लूइड मैकेनिक्स में पूछ लिया व्हाट इज़ द बायोंट फोर्स। ठीक है, बायोंसी फोर्स के बारे में पूछ लिया। तो आपको रैंडमली टॉपिक पूछे जाएंगे और क्वेश्चन पेपर क्या करता है, आपको रैंडमली टॉपिक देता है। तो आपको क्या करना है, टेस्ट पेपर को बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है, उसको, उससे रिलेटेड सभी टॉपिकों को एक बार पढ़ना है। तो सोचो, आप कहेंगे सर इतना टाइम है ही नहीं, तो एक टेस्ट पेपर आपके 40 टॉपिकों को रिवाइज भी तो करवा रहा है। कितने टेस्ट पेपर हैं, कितने टॉपिक्स रिवाइज होंगे, आपको पता है कि वॉल्यूम 1 में तकरीबन 1200 क्वेश्चन है, वॉल्यूम 2 में तो 1200 क्वेश्चन फिक्स है ही, एक में 120 क्वेश्चन है तो 10 में 1200 हो गए, 2400 क्वेश्चन हैं। हम नहीं कह रहे कि फुल लेंथ का आप इस तरीके से करो, लेकिन आपको ये टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज तो करने चाहिए, जिससे थोड़ा सा बेनिफिट होगा। तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के इस लेक्चर की, आप इस समय एग्ज़ाम पेपर की डेट को देखकर आपके अंदर वेव्स जनरेट हो रही हैं। कभी कभार आप अपने आप को पॉजिटिव महसूस करते होंगे, कभी कभार नेगेटिव महसूस करते होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ज़्यादा नेगेटिव महसूस करते हैं, कुल मिला के जो वेव है वो प्रॉपर नहीं चल रही है,
पहले तो आराम से चलती थी, लेकिन अब हार्ट बीट कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, कभी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। तो 2-3 बातें इस चीज़ के लिए ध्यान रखें। आप हमारी बात लिख लें, आज उस बात को समझ लें, कल समझ लेना, एग्ज़ाम पेपर के बाद समझ लेना। जो स्टूडेंट इन जो रिमेनिंग डेज़ हैं, जो भी दिन हमारे पास बचे हैं, इन दिनों में डिप्रेशन लेगा, तनाव करेगा, उसका सिलेक्शन तो होगा ही नहीं। आप कहेंगे सर आप हमारी जगह होते तो तनाव में नहीं आते क्या? हम आपके फेस से निकल कर ये बता रहे हैं कि तनाव जो है वो सिलेक्शन के लिए किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और कम से कम एग्ज़ाम पेपर से पहले वाले टाइम में तनाव करना तो बहुत ही मुश्किल काम है, मतलब एग्ज़ाम पेपर को मुश्किल कर देगा। तो सर रिड्यूस कैसे करें? देखो, वैसे रिड्यूस तो आप ही करोगे। हम भले ही आपको बहुत सारे तरीके बता दें, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी, सबसे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी और सबसे पहली जो क्वालिटी है वो आप में ही है। आप अपने टेंशन को रिमूव कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? क्योंकि आपको अपनी वीकनेस पता है, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है। तो इन दोनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन करना है। जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में 40% का क्राइटेरिया है, ठीक है, और ये पहली प्रायोरिटी है कि फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर में हम 40% का क्राइटेरिया पार करें। ये बात ठीक है, वैकेंसीज थोड़ी सी कम है, ये बात भी ठीक है कि स्टूडेंट्स काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, काफ़ी इनोवेटिव हैं, क्रिएटिव हैं और काफ़ी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हर एक स्टूडेंट जो बेहतरीन तैयारी कर रहा है, बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है, वो डिप्रेशन में नहीं जाता। एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब कभी डिप्रेशन आए, कि जो आपके साथ हो रहा है, जो आपको डिप्रेशन आ रहा है, वो पड़ोस वाले को भी उतना ही आ रहा है, हर एक स्टूडेंट्स को आता है। लेकिन आप सबके एक्शन अलग अलग हैं। कोई डिप्रेशन को इसलिए ले रहा है कि बाकी के लोगों की तैयारी हो गई होगी, मेरी तो हुई नहीं है। एक बार ऐसा हुआ था, एक बार एक एग्ज़ाम पेपर का नाम था जो हाल ही में हुआ है, हालांकि हम उसको अंडरलाइन नहीं करेंगे क्योंकि वो आजकल कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में भी चल रहा है। तो उस एग्ज़ाम पेपर में क्या हुआ कि 40% का क्राइटेरिया था, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज थी, बहुत अच्छी वैकेंसीज थी, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, उस एग्ज़ाम पेपर की, सोचो इतनी बेरोज़गारी के बाद भी उस एग्ज़ाम पेपर में 30% या 20% सीट जो हैं वो खाली गई थी। स्टूडेंट 40% का क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं कर पाए थे। तो आप अपनी प्रायोरिटी को धीरे धीरे सेट करें। वर्तमान में जो चल रहा है उसको पहले तो एक्सेप्ट कर लें कि यदि मेरी स्थिति अच्छी है या नहीं है, दोनों ही स्थिति में मुझे काम करना पड़ेगा। और इस बात को भी डिसाइड कर दें, इस बात को भी तय समझ लें कि पड़ोसी ने जो किया है, चाहे उसने अच्छी प्रिपरेशन की है, चाहे उसने बेकार प्रिपरेशन की है, उससे आपकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यदि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यदि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो भी आपकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके डिसीजन आपकी लाइफ को चेंज करेंगे। तीसरी बात, जो भी नेक्स्ट बात है, सॉरी, तीसरी बात तो हमने बहुत सारी कर दी। यदि पड़ोसी का सिलेक्शन फर्स्ट रैंक के साथ होगा तो भी आपकी लाइफ आपको जीनी है, यदि उसका सिलेक्शन नहीं होगा तो भी आपको लाइफ जीनी है। कहने का मतलब डिप्रेशन का आप सोचो, कहीं ना कहीं कारण ये नहीं होता कि उसके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छी तैयारी कर रहा है, वो ज़्यादा परेशान हो रहा है, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, बच्चे बहुत हैं, बाहर क्यों देख रहे हो? आप कहेंगे सर ये आइडियली बातें हैं, प्रैक्टिकली नहीं है। प्रैक्टिकली भी हैं, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट्स तो मानते हैं, तभी तो वो सेलेक्ट होते हैं। सेलेक्ट होने वाले आप देख लेना, सेलेक्ट होने वाले बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते। वो लोग होते हैं जो खुद के ऊपर बिलीव करते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। हम जानते हैं, हमारे जानकार व्यक्ति थे जो सेलेक्ट हुए हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन वो मैथमेटिक्स से थे। उनका बहुत अच्छा एकेडमिक जो क्वालिटी है, एकेडमिक जो सेशन है उनका बहुत अच्छा नहीं है, उनका मार्कशीट बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन वो जो क्लास में जाते थे तो अच्छे से पढ़ते समझते, केवल उन्होंने अपना काम किया। वो कह रहे थे कि एग्ज़ाम पेपर से पहले मुझे पता ही नहीं था मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो क्लास में फड़फड़ाहट करते हैं, जो ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, जो ज़्यादा तैयारी करते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं, वो सेलेक्ट होंगे। वहाँ ये सब नहीं चलता, वहाँ अपने हिसाब से चलता है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल शांति के साथ करें। ध्यान रखना एक बात और, क्योंकि इस समय क्या है कि अंदर से बातें आती जा रही हैं तो आपको हम बताते जा रहे हैं। एक बात और ध्यान रखें कि एग्ज़ाम पेपर से पहले इस मंथ में जो भी आपको डिप्रेशन आ रहा है,
हर एक डिप्रेशन जो है, हर एक नेगेटिविटी जो आपके एग्जाम पेपर से रिलेटेड आएगी, वो आपके पास कुछ ना कुछ लेके आएगी। कभी कभार हम डिप्रेशन इसलिए भी ले लेते हैं कि जो हमने शेड्यूल बनाया वो फुलफिल ही नहीं हुआ। ध्यान रखो, शेड्यूल यदि फुलफिल नहीं हुआ है तो या तो वो बहुत आइडियली शेड्यूल बना लिया है जो फुलफिल हो ही नहीं सकता, या आपको अपने रास्ते को, आपको अपने वे को चेंज करने की ज़रूरत है। एक तरह की स्ट्रेटजी आज आपने बनाई कि मैं इसको 10 अक्टूबर तक फॉलो करूँगा या करूँगी, हमको ऐसा लगता है हो ही नहीं सकता। अब जो समय चल रहा है उसमें आपको स्ट्रेटजी हो सकता है पर डे भी चेंज करनी पड़े। और हम क्या करते हैं कि यार हम तो 10 अक्टूबर तक प्लान बनाए थे लेकिन हम तो उसको फॉलो ही नहीं कर पाए, भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है, वो तो पढ़ती रहती है या वो तो पढ़ता रहता है। आपको पता है कि वो क्या कर रहा है? नहीं पता है। और कोई अपने आप को कमज़ोर नहीं बताता। वो बात अलग है, कुछ महिलाएं होती हैं, तुम्हारा कितना पढ़ाई चल रहा है, मेरा तो चला ही नहीं रहा है, ये डिस्टर्बेंस है, वो डिस्टर्बेंस है, कई सारा ऐसा होता है। लेकिन अधिकतर जो लोग हैं वो अपनी परेशानी को कोई नहीं बताता, जबकि परेशान सब हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल रिलैक्स होके इस 1 महीने को शांति से निकालना है। पढ़ाई हो ना हो, सिलेबस हो ना हो, टेस्ट में अच्छे नंबर आए ना आए, लेकिन इस माइंड का जो पीस है, जो शांति है, वो भंग नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी यदि आपको कोई तकलीफ़ है, ठीक है, तो आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। और हमसे बातचीत करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इस इंस्टीट्यूट के किसी कोर्स में एनरोल्ड हों। ठीक है, 1 महीने के लिए फैसिलिटी है। आप चाहें तो आज से लेके और अपने एग्ज़ाम पेपर तक इस नंबर पे 75 में कितना नंबर है, हम भूल भी जाते हैं। देखो सर जी, आप भी टेंशन में लग रहे हो। टेंशन तो क्या है देखो, लेकिन हमको पता है कि ये समय जो है वास्तव में बहुत अजीब तरीके का होता है। ऐसा लग रहा होगा आपको, हे भगवान इस 1 महीने को शांति से निकाल दे कैसे भी करके। वही हम कह रहे हैं आपसे, थोड़ा रिलैक्स रहें। ये नंबर है, इस पे आप ऑफिस टाइम पे पहले मैसेज करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से हम आपको खुद भी कॉल हो जाएगा, खुद ब खुद आ जाएगा आपके पास कॉल। आप कोई भी प्रॉब्लम में हैं, कोई भी परेशानी में हैं, तो आप हमसे बातचीत करें। 1 महीने हम आपके साथ हैं, जो भी कुछ हम कर सकते हैं आपके लिए किया जाएगा। और ये नंबर है, इस पर आप बातचीत करें, कोई भी तकलीफ़ हो तो बताएं। ठीक है, थैंक यू सो मच।